हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। हमने पिछले क्लास में क्लास 12 में हमने चैप्टर में फिजिक्स में क्लास 12 के चैप्टर फिजिक्स में हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में जो पढ़ा था वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये हमने पढ़ा था। अब हम आगे में इसके जो आगे जो लेक्चर हैं वैद्युत द्विध्रुव की बातें आती हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पहले किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। आप नोट कर लेंगे, क्या लिखेंगे कि ऐसा निकाय, ठीक है ना, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसका अगर देखें तो कुछ फिगर ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया आपका प्लस क्यू यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना, ये अल्प दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। विपरीत प्रकार के भी आवेश है, बातें समझ में आ रही है? विपरीत प्रकार के भी आवेश है। चले, तो वैद्युत द्विध्रुव की हम परिभाषा क्या लिखेंगे, नोट कर लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमने बताया था कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु, ठीक है ना, दो बराबर हो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को, तो ऐसे निकाय को, ऐसे निकाय को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है ना, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लें तो NH3 हो गया, HBr हो गया, ठीक है, HCl हो गया, इसके बाद H2O हो गया, CH4 हो गया। ये सारे इसके वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है ना, H हो गया ये प्लस चार्ज, जहाँ पर देखेंगे HCl में H हो गया आपका प्लस चार्ज और Cl हो गया माइनस चार्ज, एक दूसरे के विपरीत है आवेश। ठीक है ना, तो ये क्या होंगे? वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर अगर ब्रेक करते हैं, यहाँ पर N पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस हो जाएगा, और H पर क्या होगा? 3H पर प्लस हो जाएगा NH3 का। इसको ब्रेक करेंगे HBr, तो ये हो जाएगा H प्लस Br माइनस। ठीक है, तो ये विपरीत प्रकार के आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये जो होते हैं वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले में से, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले में से दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश
तथा उन दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होती है उनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले में से किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को, ठीक है ना, उन दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका जो होता है इसको हम स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल p से। स्मॉल p इक्वल टू होता है 2ql, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की मैं परिभाषा पहले आपको नोट कर दे रहा हूं। क्या बोला था कि वैद्युत द्विध्रुव, ये मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बनाने वाले ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले में से दोनों आवेशों, दो आवेश है तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से इंडिकेट मतलब दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, फार्मूला नोट कर लो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू जो होता है एक आवेश इनटू अल्प दूरी, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल p से। एक आवेश क्या हो गया? q इंटू अल्प दूरी जो है, इनके बीच की दूरी क्या है? l यानी कि 2l। बातें समझ में आ रही है? तो डेट सिंप्लाई p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ql, ठीक है। तो ये आप इसका फार्मूला है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लिए होंगे। अब मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या निकालूंगा? तो मात्रक क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? सुन लीजिए यहीं पे। Q का मात्रक क्या है? 2 तो कांस्टेंट हो गया। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और L का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर होगा, जो मल्टीप्लाइड है। तो मात्रक भी लिख देता हूं यहाँ पे। मात्रक जो होगा इसका कूलाम इंटू मीटर। नोट कर लीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बातें करेंगे बीमा की। तो बीमा भी जानते होंगे इसकी। बीमा में नोट करवा दे रहा हूँ, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बीमा जो होगा आपका, ये भी फटाफट नोट कर लीजिए। बीमा जो होगा, क्यू की बीमा क्या होती है? कूलाम की बीमा क्या होती है? 80 होती है, ठीक है। और मीटर की बीमा क्या होती है? मीटर की एल से डिनोट करते हैं। डेट सिंप्लाई बीमा जो हो जाएगी A
LT। बातें समझ में आ रही है? तो ये भी नोट कर लेंगे कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा जो होती है ये LT होती है, ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसे मिटाता हूँ और अब हम मेन जो है इसका जो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में का मेन जो प्रूफ है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जो कि बड़ा है। अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं आएगा। है बहुत सिंपल, डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक होती है अक्षीय स्थिति पर और जो दूसरी होती है, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति पर। तो हम पहले अक्षीय स्थिति की बात करेंगे। फर्स्ट है अक्षीय स्थिति। ठीक है, ये फर्स्ट की बातें कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसका जो हम वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो इसका पहले फिगर बनाएंगे, सिंपल जैसा फिगर बनाया था पहले वाला, इस तरह वैद्युत द्विध्रुव की फिगर बनाएंगे। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। यहाँ पर एक होगा -Q आवेश और यहाँ पर एक +Q आवेश। यहाँ से यहाँ पर ओरिजिन है आपका। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओरिजिन है और इसके बाद हमें एक पॉइंट मिला है। क्या मिला है? पॉइंट हमें एक मिला है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर हमें ज्ञात करनी है। बातें समझ में आ रही है? देखिए, इसकी जो ये डिस्टेंस है L होती है, ये भी डिस्टेंस L होती है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, इसकी जो डिस्टेंस देखिए, P बिंदु की जो डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से दे रखी है R। P बिंदु की जो डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ से दे रखी है, ये ओरिजिन से दे रखी है R, O पॉइंट से। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? रिपेल करेगी, तो ये इधर हो जाएगी। इसको मानते हैं हम E1। बातें समझ में आ रही है? और -Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आकर्षित करेगी, तो ये हो जाएगा E2। बातें समझ में आ रही है? चलिए, अब हम +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने फार्मूला क्या लिखाया था आपको? E = F/Q और F का वैल्यू रख दिया था वहाँ पे। E = 1/4πε0 K Q1 Q2 K, इसके बाद Q अपान में R² होता है। ठीक है ना, K Q अपान R²। E का फार्मूला जो होता है E = F/Q होता है, Q कट जाता है, तो E = 1/4πε0, ठीक है ना, K, इसके बाद Q1 Q, इसके बाद अपान R²। यही तो हम लिखेंगे। तो E1 जो होगा आपका +Q के कारण क्या है? E1 है, तो लिखेंगे E1 = 1/4πε0। ठीक है ना, ये 1/4πε0 K, ठीक है ना, और ये है +Q आवेश के कारण है, तो +Q लिखेंगे अपान में इसका जो डिस्टेंस है, इस यहाँ से O पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? ये टोटल R है यहाँ तक P तक, तो O पॉइंट से जो डिस्टेंस +Q आवेश का जो P पॉइंट से डिस्टेंस होगा, यहीं से तो फाइंड करना है ये डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो
टोटल आर में से हम ये वाला डिस्टेंस घटा देते हैं यहाँ तक, तो ये वाली डिस्टेंस नहीं फाइंड कर लेंगे, तो क्या होगा, आर माइनस एल हो जाएगा। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? इसी तरह हम माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगा, E2 हमने माना है वैद्युत क्षेत्र की माइनस क्यू आवेश के कारण E2, तो E2 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं करना है यार, K इंटू क्यू माइनस क्यू है, तो यहाँ पर भाई माइनस क्यू लिख लो, कोई वो दिक्कत नहीं है, माइनस क्यू हम लिख लेते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर हम माइनस क्यू लिख देंगे, माइनस हम पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और अपान में इसकी जो डिस्टेंस है माइनस क्यू की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है, R तो ये है ही, अब प्लस एल हो जाएगा, तो R प्लस एल हो जाएगा, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है क्या? अब देखिए, हमने आपको बताया था सेकेंड में कि जो अनेक जो वैद्युत क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं कि अनेक जो वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश कार्य कर रहा हो, तो इनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था कि सबको जोड़ देते हैं। ई जो होता है E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E डॉट 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 एन तक मैंने लिखवाया था। तो E इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, E जो होगा यहाँ पे E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो E1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस है E2 है ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। बातें समझ में आ रही क्या? तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है क्या? अब देखिए हम यहाँ पर डेट सिंप्लाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया, तो क्या है यहाँ पर बचा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ पर माइनस करके 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचा। अब हम इसको, इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका डेट सिंप्लाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस 2RL हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसको बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं कि नहीं, माइनस में डिनोटिंग में क्या किया जाता है, पहले इसमें इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, और माइनस से तो माइनस का चिन्ह लगाओ, और माइनस करके फिर इससे में इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, और फिर नीचे वाला का नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया जाता है। आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ओपन करके खोल लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्पेस कम है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, और माइनस है तो माइनस डाल देते हैं, क्या होगा, कोष्टक में इसको लेते हैं क्योंकि माइनस होगा तो सारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 2RL हो जाएगा, माइनस 2RL,
बातें समझ में आ रही है क्या? -2RL अपान में जो होगा इसका क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको आर a माइनस बी और a प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। क्या समझ में आ रहा है क्या? ये हम लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही आएगा आपका, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, कट जाएगा। कौन सा कटेगा भैया, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगी, ये प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस चार्ज है तो ये माइनस है, पॉइंट तो कट गया, और 2RL और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2RL प्लस 2RL 4RL हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाई E इजकल टू 4, पहले ये लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या होगा यहाँ पे 4RL अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? कुछ करना नहीं है, इसको बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4RL तो हो गया, और मेरा क्या छूट रहा था, यहाँ पे Q छूट रहा है यार, 1/4 पर यहाँ पे Q छूट रहा है, सॉरी Q छूट रहा है, यहाँ पर भी Q छूट रहा है, ठीक है ना, ये वाला Q। तो यहाँ पर देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट सिंप्लाई हम लिख लेते हैं E इजकल टू 2 इंटू लिख लेते हैं 2QL इंटू R लिख लेते हैं। ऊपर वाला का देखो मैंने क्या करा, सिर्फ 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और RL है तो RL इधर लिखा, Q इधर लिख दिया। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये P बन जाएगा, P इक्वल टू होता है 2QL वैद्युत आघूर्ण। और यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर एक अल्प दूरी है, यहाँ पर अब मैंने बताया था कि अल्प जो दूरी है इन दोनों आवेशों के बीच जो है अल्प दूरी है, ठीक है ना। तो अल्प दूरी, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी अल्प दूरी हो जाएगी, और भी छोटा पॉइंट होगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। एल स्क्वायर इज वेरी 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 स्मॉल, लिखेंगे कि एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल आप लिखेंगे। सो वेरी स्मॉल, सो एल स्क्वायर इज निगलेक्ट, ठीक है ना, एल स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा। तो निगलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इजकल टू 2 तो लिख ही देंगे, और 2QL को लिखेंगे P, और R को तो R लिखेंगे ही भैया, अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर एल स्क्वायर खत्म हो गया तो आर स्क्वायर के पावर स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर के जब हम निगलेक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा उसका। तो अब यहाँ पर बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा R पावर 4। बातें समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पर R से R एक कटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा R3। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए तो अब हम लिखेंगे ये लास्ट आपका E इजकल टू होगा, यही याद करना है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान R3, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे, तो अक्षीय स्थिति पे, ये आपका हो जाएगा। कैसे लिखा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो पहले लिख दिया, इंटू 2P बचा, ये 2P वाला 2P यहाँ पे लिख दिया, और R से R तो कट चुका है, यहाँ पर नीचे में R3 बचा तो अपान में R3 लिख दिया। क्या आपको बातें समझ में आ रही है?
बहुत ही आसान है जी। यहीं से मतलब यहीं से क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है। यहाँ पर सिर्फ जोड़ना सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें कुछ नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है। फटाफट नोट करना हो नोट कीजिए। इसके बाद यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो के की जगह पर हम 1 रख सकते हैं। तो के की जगह पर जब 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 2p/r³ हो जाएगा। बातें समझ रही, तो वो भी नोट कर लेंगे साथ में। चलिए, या फिर मैं नोट करवा दूंगा, नोट करिए फटाफट। चलिए, अब मैं इसे मिटाता हूँ और अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो पॉज करके वीडियो को स्टॉप कीजिए, ठीक है, और इसके बाद नोट कीजिए। अब हम निरक्षीय स्थिति पर बात करेंगे, ठीक है ना। निरक्षीय स्थिति पे हम बात करेंगे। बातें समझ में आ रही क्या? निरक्षीय स्थिति पे सेकंड नंबर है आपका। टॉपिक वही रहेगा वो जो मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है ना, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक यही रहेगा और इसमें अब निरक्षीय स्थिति आ जाएगा। तो अब सेकंड नंबर है निरक्षीय स्थिति। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं बोर्ड छोटा है, बोर्ड बड़ा लग जाएगा। लॉकडाउन के चलते ये प्रॉब्लम हो रही है निरक्षीय स्थिति में। तो इससे आप लोग घबराइएगा मत कि बोर्ड छोटा रख करके पढ़ा रहे हैं। छोटे ही व्यक्ति बड़ा धमाल करता है, ठीक है ना। तो निरक्षीय स्थिति की हम यहाँ पर बात करेंगे और इससे पहले उसका हमने तो लिखवाया नहीं था कि उसका मात्रक क्या होगा। तो उसका मात्रक आप लिख लीजिएगा न्यूटन पर कूलाम। ई जो होगा आपका अच्छी स्थिति में जो आया था आपका, मैं लिखवा दे रहा हूँ, वहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैं नहीं लिखा था। अच्छी स्थिति में क्या आया था कि E = 1/4πε0 के इंटू 2p/r³। ये क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। न्यूटन प्रति कूलाम इसकी जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसकी अगर हम बीमा छोड़िए यार, बीमा की बात छोड़ो। 1/4πε0 का आप तो वैल्यू जानते होंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर 1/4πε0 के 1/4πε0 का वैल्यू आप रखेंगे। क्या रखेंगे 9 × 10⁹, ठीक है ना। इसका मैंने आपको नोट करवाया था। अगर हवा या निर्वात हो, यदि हवा या निर्वात हो तो K = हम 1 रख देते हैं। K का वैल्यू क्या हो जाता है 1। यदि माध्यम, ठीक है ना, माध्यम हवा या निर्वात हो तो K का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा E = 1/4πε0 2p/r³। बातें समझ में आ रही? ये न्यूटन पर कूलामों का मात्रक। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ छूट रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, आप भूल रहे होंगे यार। तो 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये मात्रक के साथ लिखेंगे, याद रखेंगे, नहीं तो इसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है ना। अब मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसका बहुत बड़ा यूज है। तो चलिए, ये नोट कर लिए होंगे
साथ साथ में नोट करते रहिए जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ। अब मैं आगे में निरक्षीय स्थिति में मैं फाइंड करूँगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, कैसे, इसको पहले हम फिगर बनाएंगे, इसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर हम ले लेते हैं -Q और यहाँ पर ले लेते हैं +Q, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसको नीचे रखो यार। एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये इसको हमने इससे मिलाया और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यहाँ पर ओरिजिन होता है, दोनों के बीच की दूरी है यहाँ से L है, ये भी L है, ठीक है। ये पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से जो दूरी है आपकी R है। बातें समझ में आ रही है क्या? ये जो दूरी है आपकी R है। तो +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कहीं इधर होगी, +Q आवेश के कारण इधर होगी। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम E1 मान लेते हैं। बातें समझ में आ रही है? +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर होगी और -Q आवेश के कारण, ध्यान दीजिएगा जरा, -Q अपने ओर आकर्षित करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आकर्षित करने की बात यहाँ से नहीं है रिलेटेड, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये -Q आवेश के कारण -Q की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इधर, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी E2। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, हम थीटा मान लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका, इस तरह खींच दे लाइन, ठीक है ना। तो इस तरह खींच दे तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, क्योंकि बीच का जो डिस्टेंस है सेम है, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाले को हम ये थीटा हो गया ना, तो यहाँ से अगर ले तो ये हो जाएगा 90 - थीटा, फिर ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा फिर थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसका अलग से अब आपको डायग्राम बनाता हूँ इसका, यहाँ ये इस पॉइंट का, ये P पॉइंट का, इस P पॉइंट का हम अलग से डायग्राम बनाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट अलग अलग करेंगे, जैसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट बना रहा हूँ, पहले कुछ इस तरह से बनेगा और इस तरह से है आपका, और इस तरह से है और इस तरह से है, यही तो है। ये वाला P से इधर की तरफ हमने खींचा, ये लाइन खींचा, और ये जो है आपका, ये जो था आपका थीटा है, यही तो है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ओ हो देखें, चलिए तो यहाँ पे देखें, इसका थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने क्या माना था भैया, ये लिख लेते हैं E2, ये वाला E2 था, ये वाला E1 है, ठीक है। ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये इस तरह सेम है, ये भी हो जाएगा थीटा। बातें समझ में आ रही है क्या? अगर हम इसका कंपोनेंट E2 घटक का कंपोनेंट करें, तोड़े, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा E2 cos थीटा, जो थीटा से जुड़ा होता है, जो थीटा से जुड़ा होता है वो cos थीटा होता है, ये थीटा से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। बातें समझ में आ रही है क्या? अब देखिए, अगर इसका कंपोनेंट तोड़े, इसका E1 का, तो ये भी जुड़ेगा E1 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा हो जाएगा। बातें समझ रही है?
और इसका इधर वाला कंपोनेंट जो होगा क्या होगा, E1 साइन थीटा। अगर ये सेम होते तो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ये खत्म हो जाएंगे, बचेगा ये वाला, ठीक है ना, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो अगर हम देखें इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, AP, तो ये तो 90 डिग्री पे है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम यहाँ से यही तो फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से A से P की जो दूरी है वो R हम मानेंगे, और ये यही तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे AP और यहाँ पे हम ले लेते हैं O तो आपका ओरिजिन है ही, APO, ये ट्रायंगल में हम लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर है ये, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बातें समझ में क्या आ रही है आपको। तो AP का जो वैल्यू होगा आपका रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, AP का जो वैल्यू रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम यहीं से अगर BP देखें तो सेम है, तो BP भी वही हो जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से, बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत सोचना है और अपने दिमाग का यूज करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से हम अगर E फाइंड करें, दोनों का ये कंपोनेंट यहाँ पर आया, ये तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से विपरीत है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो E जो होगा आपका E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। तो दैट सिंप्लाई E जो होगा आपका E1 कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, क्या होता है, E1 का हम तो वैल्यू लिख देते हैं, लिखेंगे क्या, लिखेंगे भैया, लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में क्या हो जाएगा, Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा कि AP स्क्वायर, ठीक है ना, E का जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर होता है, यानी कि AP स्क्वायर, यही तो है डिस्टेंस, AP स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बातें समझ में आ रही क्या। और कॉस थीटा का अगर वैल्यू देखें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है L और कर्ण क्या है AP, तो कर्ण है AP आपका, तो AP इधर वाला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार L अपान में कर्ण होगा AP, यानी कि रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसके बाद में प्लस लिखूँगा, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस E2 है तो E2 लिख दो, E2 का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम होगा L अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, जो कॉमन है कॉमन ले लो, जोड़ दो, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा के, और QL 2QL हो जाएगा, छोड़ो 2QL हो जाएगा, और रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू रूट में R स्क्वायर प्लस L, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये भी है, मल्टीप्लाइड है, तो इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर 1 होता है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 होगा। बातें समझ में आ रही है, 3/2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2, यही होता है क्या। तो यहाँ पे L स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, क्यों निगलेक्ट होगा, क्योंकि
एल जो है वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना, एल है अल्प दूरी है, बहुत स्मॉल है, छोटा है, तो एल इज निगलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, एल स्क्वायर इज निगलेक्ट। मैं बता दिया कि क्यों निगलेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये मिटा दे रहा हूँ समझाने के लिए वो लिखा था। तो ई इजकल टू डायरेक्ट सिंप्लाई ई इजकल टू जो होगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 की वैल्यू को लिख सकते हैं पी, पी इजकल टू होता है 2 की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख लेंगे पी अपान में एप्सिलॉन नॉट के भी है ना, के भी लिख लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ये निगलेक्ट हो गया, तो एल स्क्वायर के जगह पर 0, यानी कि आर स्क्वायर के पावर 3/2 होगा। तो लिखेंगे हम आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ पे पावर के 3/2 होता है, इसका ऐसा होता है तो हम मल्टीप्लाइड करते हैं, आर स्क्वायर का पावर 3/2 इस तरह मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर क्यूब, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सिंप्लाई लिखेंगे ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब, ये आपका हो जाएगा निरक्षीय स्थिति पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति पे आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में क्या आया था, यहाँ पे 2p आ गया था, 2 सिर्फ आ गया था, और निरक्षीय स्थिति में जो आया था है ओनली 1p आया है, ध्यान रखिएगा इस बातों का, इसके बातों का, ठीक है ना। तो ये भी न्यूटन पर कूलाम होगा, ये भी इसकी जो मात्रक होंगे न्यूटन पर कूलाम होगा। लिख दूं क्या आपको, लिख दूं क्या आपको, चलिए लिख दे रहा हूं आपको, न्यूटन पर कूलाम। समझ में आ रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पे अगर माध्यम हवा या निर्वात हो तो के का वैल्यू यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, लिख लेंगे क्योंकि मैं पहले में लिखवाया था, आपको समझाया था यहाँ पे। तो माध्यम हवा या निर्वात हो तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो के का वैल्यू अगर 1 हो गया तो फिर से हम लिखेंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पे 1 रख देंगे इंटू पी अपान आर क्यूब। बातें क्या आपको समझ में आ रही है क्या। चलिए अब हम एक और चीज फाइंड करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता ज्ञात करनी हो तो फटाक से फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और इसके बाद मैं वो भी प्रूफ करवा दे रहा हूँ और आपका द चैप्टर का एंड होने वाला है। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ, नहीं नोट किए होंगे तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिएगा। तो हमने क्या बोला था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, मैं अब ये प्रूफ करने जा रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बातें समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स इसका हम ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए ग्राफ बना रहे हैं। ये हो गया आपका ग्राफ, ये एक आघूर्ण है वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर एक ये इसको मान लेते हैं ए और ये बी, यहाँ पर है आपका -q आवेश, यहाँ पर है आपका +q आवेश। इससे थीटा एंगल पे एक दूसरा आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, थीटा एंगल। इससे फिर 90 डिग्री, इससे
90 डिग्री पर कुछ ऐसे एक है वैद्युत ध्रुव, ठीक है। और हमें एक पॉइंट यहाँ पर P दिया गया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, ठीक है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो होगा, ये जो वैद्युत ध्रुव के लिए होगा, ये होगा अक्षीय स्थिति, क्योंकि हमने निकाला था अक्षीय स्थिति में सीधे सीधे, और ये इस वैद्युत ध्रुव के लिए हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा निरक्षीय स्थिति होगा, ठीक है। समझ में आ रही है क्या? इस जो वैद्युत ध्रुव के कारण ये पॉइंट जो होगा निरक्षीय स्थिति पर, ये क्या होगा, ट्रिएंगल एक बनेगा, और ये जो होगा इस तरह सीधे इसी लाइन पे है सीधे, तो ये हो जाएगा अक्षीय स्थिति और ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। दोनों को हम ऐड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसको हम थीटा है, तो ये जो होगा आपका P cos थीटा हो जाएगा, थीटा एंगल से जुड़ा, और ये हो जाएगा आपका P sin थीटा। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है ना। तो अगर ये तो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं E1, और ये इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन इधर की तरफ नहीं मिलेगा तो हम इधर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये P पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर हम इधर की तरफ इसी के समांतर ले लें, इधर की तरफ, ठीक है, इसी के समांतर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम E2 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम E2 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम एक ट्रायंगल की तरफ पूर्ण करें, ट्रायंगल ऐसा पूर्ण करते हैं, कुछ हम ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका E, ये क्या हो जाएगा E। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या हो जाएगा E। क्या मैं उसको अलग से बना दूं? कुछ ऐसा बन रहा है आपका, अलग से बना रहा हूँ। ये हो जा रहा है आपका E1, ये हो जा रहा है आपका E, और ये हो जा रहा है आपका E2। बातें समझ में आ रही है क्या? थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, और इस तरह हमने मिलाया। जो इसका एंगल जो है आपको, हम ये जो मान रहे हैं इसको 5 मान ले रहे हैं, इसी को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर E1 देखा जाए तो E1 है ये अक्षीय स्थिति पे, इसके सीधे सीधे है, अक्षीय स्थिति पे है। तो बिंदु P अवयव द्विध्रुव आघूर्ण जो है P cos थीटा के अक्षीय स्थिति पे है, ठीक है ना। P cos थीटा की अक्षीय रेखा पे है, लिखेंगे बिंदु P, बहुत ही आसान है जी। बिंदु P cos थीटा के अक्षीय स्थिति रेखा पे है, अक्षीय स्थिति रेखा पे है। तो इसके लिए हम E1 निकालेंगे, ये अक्षीय स्थिति रेखा के लिए है। तो E1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? E1 जो होगा आपका, E1 हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। अक्षीय स्थिति के लिए हमने फाइंड करके आपको दिखाया था पीछे में, और निरक्षीय स्थिति के लिए भी दिखाया था। तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। के भी लिख देगा, चलिए के नहीं लिखेंगे, ये है माध्यम हवाई निर्वात हो, इसके लिए हम फाइंड करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ आया था। ये आया था क्या? 2p/r³। तो 2p/r³ यानी कि P cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा। P की जगह पे P cos थीटा है, तो हम P cos थीटा लिख देंगे। और निरक्षीय स्थिति पे बिंदु P, ठीक है ना, बिंदु P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति रेखा पे है, P sin थीटा के निरक्षीय स्थिति पर है। बिंदु P sin थीटा के निरक्षीय रेखा पे है, के निरक्षीय स्थिति पर है। जब निरक्षीय स्थिति पर है तो यहाँ से हम E2 तो निकाल सकते हैं। E2 क्या होगा? ये निरक्षीय वाला फार्मूला लिख दो आप फटाक से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P cos थीटा, P की जगह पे P sin थीटा लिखेंगे ना यहाँ पे,
पी कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, सॉरी, पी साइन थीटा अपान आर क्यूब। बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अगर हमें पी ई निकालना हो, ये ई निकालना हो, तो दोनों का हम रूट में कर देंगे स्क्वायर करके, तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ इसमें सोचने वाली बात तो थी नहीं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं समझाएगा, या आपको ये मैं प्रूफ देता हूँ 100% कि इस रूप से आपको कोई नहीं समझाएगा, भले ही वो कोचिंग वाले हो, कोचिंग वाले रट के जाते हैं। और ये पहली बात सुन लीजिए कि कोई कहेगा कि हम तुम्हें 10 मिनट में सिखा देंगे, 10 मिनट में वैद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा देंगे, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दिया करें। 10 मिनट की वीडियो न देखा करें। मैं तो पागल नहीं ना हूँ कि मैं 45 मिनट, चाहे मतलब जो एक लेक्चर मेरा होता है आधे घंटे से ऊपर है, तो आधे घंटे के लेक्चर में कोई आपको तो भूलवाएगा नहीं ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भैया, गलत उलत तो बोलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि 10 मिनट में नहीं आता है यूट्यूब पे कि 10 मिनट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लो। ये कौन सी होती है भैया कि 10 मिनट में आप पढ़ दोगे? कुछ तो होगी ना, मेरे जो भी ये लेक्चर बन रहे हैं इसमें कुछ तो होगी जो आप ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे E इजकल टू रूट में E1 प्लस E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, देखिए जो कॉमन है उसको रूट से बाहर कर दो पहले ही, ये आपका एक माइंड में सेटअप होना चाहिए। देखिए कैसे मैं रूट का निकालता हूँ। जो कॉमन है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दे भैया और रूट में लिख दे, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कॉमन है वो फटाक से बाहर कर लो और ये हो जाएगा 2p cos थीटा अपान में आर क्यूब का होल क्यूब, 2p cos थीटा। और आर क्यूब दोनों में है क्या? आर क्यूब दोनों में है क्या? दोनों में है तो हम आर क्यूब को भी बाहर कर लेते हैं। जब दोनों में कॉमन हो, रूट वाला में देख लो भैया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर है ना, तो E1 में जो कॉमन है वही E2 में, E1 तथा E2 में जो दोनों में कॉमन हो वो रूट से तुरंत ही बाहर कर दो जब इस रूप में हो तो आर क्यूब है ना, तो आर क्यूब बाहर कर दो। अब हम यहाँ पर क्या बचा है, 2p cos थीटा, 2p cos थीटा का होल स्क्वायर लिख दो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए मैं कैसे आपको रूट से बाहर निकालने का दिशा, और p sin थीटा का होल स्क्वायर लिख दो। कुछ दिक्कत तो नहीं हुई आपको? चलिए भैया यहाँ पे अब हम इसको मिटा दे, क्या इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है और इसी के लिए मैं बनाया था। आप ये ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है ना। बोर्ड आ जाएगा, बहुत ही जल्द बोर्ड आएगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की स्थिति में बोर्ड की बड़ी दिक्कत है, बोर्ड नहीं मिल पा रहा है इधर। और आप लोग जानते हैं कि मैं लखनऊ से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लखनऊ में ही हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब है और रूट में 2p cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और p sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं तो ये भी ले लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा। कौन सा कॉमन ले लेते हैं, p भी कॉमन ले लेते, तो p भी बाहर निकल गया होता। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी से भी निकाल सकते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहाँ पे p है, यहाँ पर भी p है, p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो p हो जाएगा। तो p लिख लेते हैं यहाँ पर भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। बातें समझ में रही क्या? अब हम यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा को हम देखिए कैसे तोड़ रहे हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब तो आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं
और एक cos स्क्वायर थीटा इस तरह लिख देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बातें आपको समझ में आ रही क्या? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान में आर क्यूब और 3 cos स्क्वायर थीटा लिख दो भैया, और cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1, तो लिख देंगे 1। यही आपका किसी भी दशा में अक्षीय हो या निरक्षीय हो, अगर थीटा का वैल्यू दे रखा हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मेरी लेक्चर जो है बहुत धीरे धीरे यानी कि बहुत थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन आपको हर एक बातें आपको इस लेक्चर में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आप निश्चित तौर से आप समझ जाते होंगे। ठीक है ना, हमारे जैसा कोई समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा। अब हम चलेंगे, एक tan फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम देखें E1/E2 कर दे, tan फाई का वैल्यू P cos थीटा है और P sin थीटा है, तो tan फाई का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं E2/E1 करके। E2/E1 इजकल टू क्या हो जाएगा, tan फाई। ठीक है ना, E2/E1 इजकल टू tan फाई। समझ में आ रहा है क्या? हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद मैं निकालना सिखाऊंगा। E2/E1 इजकल टू tan फाई, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ और एक छोटा सा लास्ट आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, वही टॉपिक पढ़ाऊँगा। इसके बाद न्यूमेरिकल हल होगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का द एंड हो गया। फटाफट नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए होंगे वीडियो स्टॉप कीजिए, नोट कीजिए। इसको अभी रहने देना है और इसको रहने देना है। यहीं पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमें फाई का वैल्यू निकालना है, तो फाई यानी कि tan फाई इजकल टू होगा E2/E1। मैं डायरेक्ट लिखूँगा, देखिए E2 ये वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कट जाएगा, आर क्यूब कट गया, यहाँ पे P sin थीटा, P भी कट गया, साइन थीटा अपान में 2 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, आप देखेंगे कटा के ये सारा चीज़ कटेगा, E2/E1 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो tan फाई जो होगा 1/2 साइन थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा। ये आपका रिलेशन आ गया, tan फाई और tan थीटा में रिलेशन, ये भी नोट कर लेंगे। अब हम एक सिंपल सा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप हो सकता है इसको नोट कर लिए होंगे और मैं इसे अब मिटा रहा हूँ। क्या बोल लिखेंगे कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान, ये लास्ट है आपका टॉपिक इस चैप्टर का, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हम फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र बनाया गया है, यहाँ पे आपका एक वैद्युत क्षेत्र है, इस तरह चल रही है वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं है,
इस तरह चल रही है ई। बातें समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसी में के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव इस टाइप से रख दिया गया है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव इस तरह रख दिया गया और यहाँ पे इधर सीधे चल रही है, तो इधर से बल क्या लगाएगी भैया? इस पॉइंट पे वैद्युत द्विध्रुव, इस पॉइंट का प्लस क्यू और एक का माइनस क्यू चार्ज होगा। यहाँ पे प्लस क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस क्यू। तो अगर इधर से चली ई तो एक बल युग्म का, जो बल युग्म का निर्माण करता है, दो जो बल होते हैं एक ही दिशा में परंतु एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, तो एक दूसरे को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे हम बल युग्म कहते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? तो ये घुमाने का प्रयत्न करेगा इस तरह से। अगर इधर से ये वैद्युत क्षेत्र गया तो ये हो गया, इधर एफ लग गया, और ये इधर जब इस तरह घुमाएगा तो ये भी इधर की तरफ एक एफ लगेगा। बातें आपको समझ में आ रही क्या? चलिए अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो है आपका एक थीटा कोण पर इसको रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव को। तो यहाँ से हम अगर इस तरह एक रेखा खींचे 90 डिग्री पे, ये तो जो थीटा से जुड़ा होता है वो थीटा जो से जो जुड़ा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और जो थीटा से नहीं जुड़ा होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी है आवेशों की, जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो है 12 है। ठीक है ना? वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश है, आवेशों के बीच की दूरी जो है 12 है। तो यहाँ पर अगर हम ये इसका लंब, ये वैल्यू देखें इसका, ये वाला, ठीक है ना, तो जो लंब दूरी जो है 2l साइन थीटा होगा, 2l साइन थीटा। कैसे निकालेंगे? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर हम इसको मान ले हम x, और कर्ण क्या है आपका 2l, x किसको माने? तो इसको लंब को, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। बातें समझ में आ रही क्या? तो अब ये बातें समझ गए कि जो थीटा कंपोनेंट से जुड़ा होता नहीं जुड़ा होता है वो साइन थीटा होता है। ये भी आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो 2l साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म जो आघूर्ण होता है उसे हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है r क्रॉस एफ, r क्रॉस एफ। ठीक है ना? यानी कि टाउ बल युग्म का आघूर्ण, इसे हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू बल इंटू बल की क्रियात्मक रेखा से लंबवत दूरी। बातें समझ में आ रही क्या? बल इंटू बल की क्रियात्मक रेखा से लंबवत दूरी, बल की क्रियात्मक रेखा ये, बल की क्रियात्मक रेखा से ये लंबवत दूरी, ये हो गया 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम टाउ देखें तो बल क्या है f, और क्रियात्मक रेखा से लंबवत दूरी क्या है 2l साइन थीटा। ठीक है? बातें समझ में आ रही क्या? 2l साइन थीटा। यहाँ पे हम f का वैल्यू हम जानते हैं कि f इक्वल टू होता है क्यू ई। अरे भैया E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फार्मूला याद किए हैं? नहीं याद किए। नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा? काम नहीं याद करोगे तो कैसे चलेगा? याद करना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर f का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा क्यू ई। तो यही हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू एफ की जगह पर लिखेंगे क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है? और टाउ इज इक्वल टू डैट सिंप्लाई क्यू ई। तो यहाँ पर देखें ई इधर लिख दे और 2ql आ जा रहा है, यहाँ पे 2ql यहाँ पर आ जा रहा है इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। और 2ql इक्वल टू क्या होता है? p होता है। अरे p होता है भैया, p होता है।
बातें समझ में आ रही है कि ना? तो डेट सिंप्लाई टाउ इजकल टू पी इंटू ई लिख दे, 2QL की जगह पर पी लिख दिया और इंटू ई है इंटू साइन थीटा। ये बातें समझ में आ गई। अब इसे हम अगर वेक्टर प्रोडक्ट में लिखें, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट में लिखें तो टाउ इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E। टाउ इज इक्वल टू वेक्टर, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सवालों में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको याद करके रखिएगा। टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, ये टॉपिक याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन इससे आएंगे। और विशेष स्थितियों में आप साइन थीटा, थीटा की जगह पर 0 रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन तो टाउ इजकल टू 0 हो जाएगा। अगर थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख लेंगे तो टाउ इजकल टू क्या हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। यदि थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख लेंगे तो P/√2 हो जाएगा। ये विशेष स्थितियाँ हैं। थीटा की जगह पर अगर 90 डिग्री रख लेंगे, ठीक है ना, तो PE हो जाएगा, टाउ इजकल टू PE हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और टाउ जो मैक्सिमम होता है वो 90 डिग्री पे होता है। बातें समझ में आ रही क्या? टाउ जो मैक्सिमम होता है ये 90 डिग्री पे हो गया। ये नोट कर लेंगे आप अपने से, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खत्म कर दिया हमने आज चैप्टर, दिमाग खराब मत किया करो, पढ़ो, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी और इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव का एक लेक्चर बनाऊंगा और एक न्यूमेरिकल का बनाऊंगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर बनाऊंगा और एक न्यूमेरिकल का लेक्चर बनाऊंगा। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो इसका टॉपिक है, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का जो PDF नोट्स मैं आपको, अपना नोट्स, खुद का नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप कम्युनिटी पोस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही मेरा ये ख़त्म हुआ, जैसे मेरा ये आज लेक्चर ख़त्म हो गया, तो आज लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको आज शाम तक या फिर कल तक ये इसका पूरी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं और हमारी वीडियो देख करके आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लेक्चर आपका ख़त्म हुआ, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। अब हम गॉस का नियम पढ़ेंगे, ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके ही जाइएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन जो भी अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप हमारी वीडियो देखने से वंचित हो जाएंगे और कुछ आप पढ़ नहीं पाएंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।